तो पिछली क्लास जो हम लोगों ने की थी उसमें बेसिकली हम लोगों ने कुछ लाइंस अगर आपको पैरेलल दी हुई हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में उनके क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे इस पे हम लोगों का डिस्कशन हुआ था। तो ये उसी पर्टिकुलर वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़े से और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं ताकि हमको और बेटर क्लियरिटी हो कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरीके से सोचना है। बट मैं बता दूं, किसी दूसरे इंसान से अगर आप 10 करोड़ क्वेश्चंस भी आप बनवा लो लेकिन स्वयं खुद कोई प्रैक्टिस ना करो तो उससे सवाल देखना नहीं बनते। सवाल आपसे तभी बनेंगे जब आप प्रैक्टिस खुद करोगे। सामने वाला इंसान आपको पैटर्न सिखा सकता है कि हाँ करके ये सवाल ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे कर सकते हो, ऐसे सोच सकते हो, बट एक्चुअल में आपसे सवाल या मैथ्स तब बनेंगे जब आप अपने दिमाग में सही में जोर डालने की कोशिश करोगे ज्योमेट्री में। ये अलजेब्रा नहीं है, ठीक है। तो देखो आज का क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास ये एक लाइन दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया, दिस इज पॉइंट सी, यहाँ पे हमने ले लिया एक पॉइंट डी। कुछ डिस्टेंस पर एक और लाइन बनी हुई है, इसको हमने दे दिया पॉइंट ए और यहाँ पे हमने इसको दे दिया पॉइंट बी, ठीक है। अब ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मिला है आपको। यहाँ पे पॉइंट ओ है और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 55 डिग्री का, ठीक है। ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 38 डिग्री का, बराबर। और आपने क्या किया है, इस बार आपको ये बोला जा रहा है कि आपको एंगल क्या कैलकुलेट करना है, 1 आपको कैलकुलेट करना है। 1 छोड़ो, आपको ये एंगल ए कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में गिवन डेटा आपको पहले से दिया हुआ है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और क्वेश्चन में बोला है कि इस एंगल ए को जाओ जाके कैलकुलेट करो। तो देखो कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो एंगल ए जो होगा वो 55 डिग्री का अल्टरनेट होगा। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि वो जो एंगल ए होगा वो 38 डिग्री का अल्टरनेट होगा, उन्हें ये भी लगता है। तो ऐसे केस में 55 ना तो ए का अल्टरनेट है ना तो वो 38 का अल्टरनेट है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म ही तब होते हैं जब दो लाइंस पैरेलल हो। 55 और ए, क्या इन दोनों के बीच में आपको कोई दूसरी लाइन दिख रही है? 55 वाले के पास तो अपनी लाइन है जिसका नाम है सी डी, लेकिन ए के पास तो कोई लाइन ही नहीं है। तो जब दो लाइंस ही नहीं है तो पैरेलल कहाँ से होंगी, और अगर पैरेलल नहीं होंगी तो फिर अल्टरनेट कहाँ से आएगा? तो ऐसे में 55 और ए के बीच में अल्टरनेट नहीं लगाया जा सकता। सिमिलरली 38 और ए के बीच में भी अल्टरनेट नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे टाइप के सवालों के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। आप गिवन लिख लो, टू फाइंड लिख लो, अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कैसा कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, इस पॉइंट ओ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट ओ से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं सच दैट कि वो लाइन ऊपर वाली लाइन सी डी के भी पैरेलल होती है और नीचे वाली लाइन आपके ए बी के भी पैरेलल होती है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन होता है और इसी लैंग्वेज में तुम्हें कंस्ट्रक्शन लिखना भी पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हो, ड्रॉ अ लाइन एल। आप एक लाइन एल ड्रॉ करते हो, कहाँ से ड्रॉ करते हो, फ्रॉम पॉइंट ओ ड्रॉ करते हो, सच दैट, ठीक है, कि वो पैरेलल है। सच दैट क्या, कि जो लाइन एल है वो पैरेलल है ऊपर वाले ए बी और सी डी के, ये हमें लिख लिया। तो अगर अब लाइन सी डी के पैरेलल है तो लाइन एल और सी डी के बीच में आप लगा लीजिए अल्टरनेट एंगल। अगर लाइन ए बी के पैरेलल है तो आप एल और ए बी के बीच में लगा लीजिए अल्टरनेट। अब कोई दिक्कत नहीं, अब लाइन हमने बना ली, ठीक है। तो देखो वो जो कंप्लीट एंगल है उसको ए कहते हैं। तो लाइन एल से ऊपर वाले इतने एंगल को मैंने 1 नाम दे दिया, उसी लाइन एल से नीचे तक इतने एंगल को मैंने 2 नाम दे दिया। मतलब इनडायरेक्टली मैंने एंगल ए के 2 टुकड़े कर दिए, एक को नाम दे दिया ए फॉर एप्पल और एक को नाम दे दिया 1 और एक को नाम दे दिया 2। अब क्वेश्चन देखो इसका कैसे सॉल्व करेंगे। हमने ये किया कि हमारी जो लाइन एल है वो पैरेलल है किसके, आपके सेगमेंट सी डी के। कहाँ से आई ये बातचीत, हमें कैसे पता चली,
हमें ये पर्टिकुलर बातचीत कंस्ट्रक्शन से पता चली। अब अगर मैं लाइन एल के पैरेलल ले रही हूँ सेगमेंट सी डी को, तो मुझे किसी ना किसी को ट्रांसवर्सल लेना पड़ेगा। तो मैं ट्रांसवर्सल किसको लूँ? तो एक काम करते हैं, इसको मैं कोई नाम दे देती हूँ, लेट्स से पी, और मैं यहाँ लिख देती हूँ ओ पी इज़ अ ट्रांसवर्सल। ओ पी क्या है? हम लोगों का क्या है? ट्रांसवर्सल है। ये मैंने पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। अगर ओ पी मेरा एक ट्रांसवर्सल है, तो तुम्हें नहीं लगता कि मेरे पास जो एंगल 1 है, एंगल 1 और मेरा एंगल 55, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये मेरा अल्टरनेट एंगल है। ए अल्टरनेट नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन से, जो लाइन पैरेलल होती है, वहां से लेकर ट्रांसवर्सल तक के एंगल को लिया जाता है। तो ए हमारे उस लाइन का एंगल नहीं है। लाइन से कौन सा एंगल शुरू हो रहा है? 1। तो मुझे एंगल 1 की वैल्यू पता चल गई। सेम अगर मैं यही लॉजिक का इस्तेमाल करूं, तो मेरे को अगर कोई ये बोले कि लाइन एल जो है वो नीचे वाली लाइन सेगमेंट ए बी के पैरेलल है, तो आई कैन गिव द रीजन। व्हाट रीजन? कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है। और ट्रांसवर्सल हम किसको ले रहे हैं? इस बार नीचे वाले को ट्रांसवर्सल लेंगे। तो यहाँ पे आप कोई पॉइंट दे दीजिए क्यू, और यहाँ पे आप रीजन दे दीजिए कि ओ क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। ओ क्यू क्या है? बेसिकली हम लोगों का ट्रांसवर्सल है। अगर ओ क्यू मेरा एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे अगेन वही लॉजिक लगाया जा सकता है कि लाइन एल और लाइन ए बी के बीच में जो अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है 2 और 38, ये एंगल 2 और ये 38, ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। रीजन दे दीजिएगा अल्टरनेट एंगल। मैं अल्टरनेट एंगल का रीजन कैसा दे रही हूँ? शॉर्ट फॉर्म में उसको ए लिख रही हूँ, तुम्हें पूरा लिखना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बट ना तो मुझे एंगल 1 फाइंड करने को कहा था, ना तो मुझे एंगल 2 फाइंड करने को कहा था, फिर मैंने ये क्यों फाइंड कर लिया? तो ऐसे केस में आप छोटा सा दिमाग लगाओ कि जो आपका एंगल है, कौन सा वाला एंगल? ए। ये पर्टिकुलर एंगल ए बना कैसे? इस एंगल ए के हमने 2 टुकड़े किए, है ना। एंगल ए इज बेसिकली एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इसको हम लोग क्या रीजन दे सकते हैं? इसको हम लोग रीजन दे सकते हैं एंगल एडिशन एक्सायम, है ना। इसको हम लोग या तो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, या एंगल एडिशन एक्सायम, जो भी आपको लिखना है। और एंगल 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 55 डिग्री। और एंगल 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 38 डिग्री। कहाँ से आई ये दोनों वैल्यूज़? ये वैल्यूज़ आई मेरे पास फ्रॉम 1 एंड 2। तो 55 और 38 दोनों का एडिशन कर दो। सो लास्ट में आपका आंसर आ गया एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना? 93 डिग्री। लास्ट लाइन लिख देना, डन। तो जब तुमको इस तरीके का क्वेश्चन आए, तो आपको कंस्ट्रक्शन करने की जो नीड है वो पड़ सकती है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों के होमवर्क के लिए दे रही हूँ, तो कल जब क्लास में ये वीडियो देख लोगे, जब कॉपी चेकिंग कराने बैठोगे, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम लोगों को चेकिंग करवाना है, डन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। आपको ये एक लाइन दी हुई है, इस पे मैंने यहाँ पॉइंट्स ले लिए ए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने बी। ये मैंने एक दूसरी लाइन ली है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया डी, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया सी, ठीक है। यहाँ से अगेन वही ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसको दे दिया एक्स, और यहाँ पे इसको नाम दे दिया 45 डिग्री। ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका ओ पॉइंट है, ठीक है। और इसको नाम दे दिया हमने z, और ये वाला एंगल कितना है? ये एंगल है 30 डिग्री, डन। अब ऐसे केस में अब यहाँ पे सुनो, आपको क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पे आपको x कैलकुलेट करना है। अच्छा, x तो ऑलरेडी मैंने डायग्राम में दिया है, चलो यहाँ पे कुछ और नाम देते हैं। आपको ये कैलकुलेट करना है, ये जो मैं येलो से मार्क कर रही हूँ ना, ये p कैलकुलेट करना है। अब ये p कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वैसे ही जैसे आपने ऊपर वाला क्वेश्चन कैलकुलेट किया मैडम, लेकिन जब हम ऊपर वाला क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं, तब जो निकल कर आता है वो तो एंगल ए निकल कर आता है। सही कह रहे हो ना? जब आप ऊपर वाला क्वेश्चन सिखाई थी, तब तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू अबोव, अगर मैं ऊपर वाला कैलकुलेशन करूंगी तो ऊपर वाले कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये निकल कर आएगा मैडम, ठीक है। ये वाला पार्ट निकल कर आएगा, ये वाला पार्ट निकल कर आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अबोव स्टेप्स, अगर मैं ऊपर वाली स्टेप्स फॉलो करूंगा तो ये निकल कर आएगा। बट हमको तो पीछे का पूछा है, हमको तो ये पूछा ही नहीं है। तो ध्यान रखिए, ओ एक पॉइंट है,
है ना, वो एक पॉइंट है, उस पॉइंट का आपको राइट साइड का एंगल पता है बराबर। अगर आप ऊपर वाली कैलकुलेशंस रिपीट करोगे तो आपको वो ग्रीन वाला एंगल पता चल जाएगा। लेकिन पूछा उसने ग्रीन नहीं है, पूछा उसने बचा कुचा येलो है, तो इनडायरेक्टली ये जो येलो एंगल है, ये येलो वाला एंगल जो आपको टू फाइंड करने को कह रहा है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, बस उस ग्रीन वाले एंगल का रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ग्रीन। उस एंगल ग्रीन की आप जो भी वैल्यू निकालोगे, ये उसका क्या होगा, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स यानी कि कितना, 360 डिग्री में से ग्रीन वाला एंगल आप माइनस कर दो, आपको वो पीछे वाला पी एंगल दे देगा। डन। तो ज़रूरी नहीं है कि कई बार क्वेश्चन में आपको सामने वाला ही एंगल पूछे, आपको इस तरीके से पीछे का भी एंगल पूछ सकता है। तो अगर पीछे का एंगल पूछेगा तो उसमें घबराने की कोई नीड नहीं है, आप जिस तरीके से निकालते आ रहे थे आप वैसे ही निकालिए, ठीक है। आप बस पीछे का रिफ्लेक्स कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बातचीत करूं, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बातचीत करूं तो इसी क्वेश्चन नंबर 1 का एक वेरिएशन, जैसे हम लोग कभी कपड़े वगैरह लेने जाते हैं तो दुकानदार को हम क्या बोलते हैं, भैया और दिखाओ, भैया इसमें दूसरा कलर दिखाओ। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का एक पैटर्न क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपसे वो ग्रीन वाला एंगल पूछा ही नहीं है उसने आपसे क्या पूछ लिया, उसने आपसे क्या पूछ लिया, येलो वाला एंगल। तब क्या करोगे, है ना। जैसे अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे, जैसे आपको 45 गिवन है, 45 लेट से लेफ्ट हैंड साइड का आपको गिवन है, तो जो आप एंगल निकालोगे वो कौन से साइड का निकलेगा, राइट हैंड साइड का निकलेगा। मतलब जो आप स्टेप्स फॉलो करोगे, अगर आपका गिवन एंगल लेफ्ट हैंड साइड का है तो जो आप कैलकुलेशन करके एंगल निकालोगे वो राइट हैंड साइड का निकलेगा, क्योंकि आपका गिवन एंगल 30 डिग्री वो भी लेफ्ट हैंड साइड का एक एंगल है। तो अगर आप कैलकुलेशन करके जो एंगल निकालोगे वो भी कहाँ का निकलेगा, राइट हैंड साइड का निकलेगा, यानी कि ग्रीन वाला निकलेगा। अगर गिवन एंगल लेफ्ट हैंड साइड का है तो अब इसी में एक और तीसरा वेरिएशन देखो, इस तरीके से क्वेश्चन में क्रिएट करके पूछा जा सकता है। तीसरा वेरिएशन कुछ इस तरीके से पूछता है, वो आपको ये एक लाइन दे दी, ठीक है। इस बार आपको एंगल मतलब जो लाइंस की शेप है वो कुछ इस तरीके की दी है। यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने मान के चलते हैं बी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ई पॉइंट ले लिया, इसको एंगल एक्स कह दिया, इसको सी कह दिया, इसको मैंने पॉइंट डी कह दिया। ये एंगल मेरा 112 का हो गया और ये एंगल मेरा 108 का हो गया, और एक्स ढूंढो। तो अब क्या करें, ये भी वैसा ही सवाल है। इसको करने के लिए भी आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट ई से आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो ऊपर वाली लाइन सेगमेंट के और नीचे वाली लाइन सेगमेंट के क्या है, बोलो, पैरेलल है। लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़, इस बार आप अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते मैडम, क्योंकि इस बार जो आपका 108 है वो ये वाला एंगल है, और अगर आप वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 1 और नीचे वाला एंगल नंबर 2, नाम दे दिया मैंने, तो एंगल 1 और एंगल 2 तुमको क्या अल्टरनेट दिख रहे हैं। अल्टरनेट किस तरीके के होते हैं, अल्टरनेट में जैसे अगर मैं इसको अपना एक ट्रांसवर्सल लूँ तो एक एंगल लेफ्ट साइड का होता है तो दूसरा एंगल राइट साइड का होता है, दोनों सेम साइड के नहीं होते। यहाँ पे 108 और 10 मतलब एंगल 1 और 108 ये तो सेम साइड के हैं, तो सेम साइड वाले हम किसे लेते हैं, सेम साइड भी है प्लस बिटवीन द लाइंस भी है ना, सेम साइड भी है और लाइंस के बिटवीन में भी है, तो इस टाइप के एंगल्स को कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट लगेगा, और इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है कि दो एंगल्स को जोड़ो और दोनों का एडिशन बराबर, बोलो कितना डिग्री, दोनों का एडिशन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप उस कंसेप्ट से एंगल 1 निकाल सकते हो। सेम यही लॉजिक से आप, क्योंकि ये दोनों एंगल भी देखो आपके कैसे हैं, सेम साइड के हैं, तो सेम साइड के हैं प्लस बिटवीन द लाइंस के हैं, तो यहाँ पे भी आप कौन सा कंसेप्ट लगा सकते हो, इंटीरियर एंगल का, ठीक है। यहाँ से आप एंगल 2 की वैल्यू निकाल सकते हो, और जब आपको एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिल जाए तो दोनों को ऐड कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक वेरिएशन आपसे पूछा जा सकता है, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक वेरिएशन। आपसे एक्स ना पूछकर, मतलब एक्स भी पूछ लेगा और मान लेते हैं कल को ये भी पूछ लेगा कि बताओ रिफ्लेक्स ऑफ एक्स ये कितने डिग्री का होगा, तो आप रिफ्लेक्स ऑफ एक्स भी निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं कैसा है इन क्वेश्चंस को एक स्टेप बाय स्टेप
आपको करके दिखाऊं, फिर आप इससे आंसर निकालोगे, ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको अगर स्टेप्स भी बता दिए जाएं, आपके दिमाग में चीज़ों को इंसर्ट कर दिया जाए कि हाँ देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है, तो आप बना सकते हो। कोई उसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे एक और वेरिएशन देती हूँ, ये भी सब कॉपी चेकिंग करानी है ताकि तुम्हें दिखे कि अच्छा हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पे कितने वेरिएशन प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक लाइन मान के चलते हैं, यहाँ पर आपने और मैंने मिलकर क्रिएट कर दी, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू, डन। ये हम लोगों ने एक दूसरी लाइन ले ली, ठीक है, इस पे मान लेते हैं एक पॉइंट आर, एक पॉइंट आप लोगों का एस, डन। यहाँ से मैंने अगेन ये एक ऐसा डायग्राम बना दिया, चारों क्वेश्चन में मैं एक ही डायग्राम बना रही हूँ, यहाँ पे x, यहाँ पे m और यहाँ पर y। अब देखो ये वाला एंगल मैंने इस बार दिया है 135 और इस बार मैंने ये वाला एंगल कितना दिया है 40 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और इस बार आपको फाइंड क्या करना है, आपको एंगल एक्स एम वाई भी फाइंड करना है और इस एक्स एम वाई का रिफ्लेक्स भी आपको कैलकुलेट करना है। तो एक्स एम वाई कैलकुलेट करना है, मतलब बेसिकली आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट एम से हमें क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे जो कि ऊपर वाली लाइन और इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। इस वाले एंगल को क्या नाम दे देंगे 1, इस वाले एंगल को क्या नाम दे देंगे 2। ऐसा रट्टा मार के मत बैठना कि या तो हमेशा अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट लगाया जाता है या तो हमेशा इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन के गिवन डेटा पे डिपेंड करता है कि कंसेप्ट कौन सा लगेगा। जैसे अभी तुम 1 एंगल को देखो और 135 को देखो, ये दोनों एंगल आपको कैसे दिख रहे हैं, सेम साइड में दिख रहे हैं, प्लस आपको बिटवीन लाइंस दिख रहे हैं। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, यहाँ पे आप इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगाओगे और 1 वाले की वैल्यू इंटीरियर एंगल से ढूंढोगे। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर को चेक करो तो एंगल 2 और एंगल 40 आपको कैसे दिख रहे हैं, आपको ये अल्टरनेट एंगल्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट लगेगा और अल्टरनेट एंगल से 2 निकाल लो और फिर दोनों को ऐड कर लो, तो एक्स एम वाई आपको पता चल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं होता है कि मैडम आपने क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों अल्टरनेट का कंसेप्ट लगाया तो क्वेश्चन में भी अल्टरनेट आएगा। मैंने मैडम आपने एक में अल्टरनेट लगाया, आपने एक में इंटीरियर लगाया, आपने दोनों में इंटीरियर लगाया, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, डिपेंड कि क्वेश्चन का डेटा क्या है, ठीक है, डिपेंड्स कि क्वेश्चन का डेटा क्या है। क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग आपको थोड़ी बहुत फेरबदल अपने डायग्राम में करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैं अभी ड्रॉ करके आपको दे रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में सिखा चुकी हूँ, ठीक है। प्रीवियस क्लास में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं सिखा चुकी हूँ, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्लास में मैं अभी ये क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है ना। ये प्रीवियस वीडियो जो था इससे जस्ट पहले वाला, उसमें ये पर्टिकुलर टॉपिक सिखाया गया है, ठीक है। ये एंगल आपको दिया जा रहा है 100 डिग्री, ठीक है। यहाँ से मैंने इस पॉइंट को जोड़ लिया, दिस इज बी, ये पॉइंट है आर, ये एंगल आपको दिया जा रहा है 70 डिग्री। इसमें आपको फाइंड क्या करना है, आपको एंगल ए बी सी को फाइंड करना है, आपको एंगल बी ए सी फाइंड करना है, आपको एंगल सी ए क्यू फाइंड करना है। ये तीनों डेटा आपको फाइंड करने हैं और गिवन में आपको ये दिया हुआ है कि पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल हैं। मैंने जब ये क्वेश्चन सिखाया था लास्ट क्लास में तो मैंने वहाँ पे एंगल ये जो 100 डिग्री जहाँ आपको दिख रहा है 100 डिग्री के बदले वहाँ पे 90 डिग्री था। इस बार वहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, 100 कर दिया है, बस क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। चलो एक और टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं कि अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करेंगे। जैसे आपको ये एक लाइन दी हुई है, यहाँ पे आपने दे दिया लेट से ओ पॉइंट, यहाँ पे आपने दे दिया पी पॉइंट, यहाँ पे आपने दे दिया क्यू पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर लेके गए, ठीक है, यहाँ पे दे दिया आर पॉइंट, थोड़ा सा राइट साइड गए, यहाँ पे आपने दे दिया एस पॉइंट। ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 130 डिग्री का, ये वाला एंगल दिया हुआ है इस बार 110 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ये डेटा आपको गिवन दिया हुआ है कि ओ पी और आर एस एक दूसरे के पैरेलल हैं
और आपको इस बार क्वेश्चन में जो चीज टू फाइंड करने के लिए बोली है वो टू फाइंड करने को बोला है एंगल पी क्यू आर को। डन, खत्म कहानी। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन में भी आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। अब देखो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे ये स्टूडेंट पे निर्भर करता है ना। हो सकता है कोई स्टूडेंट किसी दूसरे तरीके से सोचे और दूसरे तरीके से सोचकर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वो कंस्ट्रक्ट करे, वैसे भी कर सकता है वो लड़का। तो वो क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चीज़ कैसी होगी, वेरी होगी। बट अभी अगर मान लेते क्वेश्चन मुझे करना होता, मैं क्या करती? मैं इसमें जो आपकी नीचे की तरफ जो लाइन बनी हुई है, छोटी लाइन नीचे वाली है ना, यानी कि पीओ, इस पर्टिकुलर लाइन को मैं एक्सटेंड करती। एक्सटेंड का मतलब है डॉट 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 करके खींचते जाना, खींचते जाना, खींचते जाना, खींचते जाना, ऐसे। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रही है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने नाम दे दिया लेट्स से जेड। अच्छा, ये इतना बेसिक कंस्ट्रक्शन तो मुझको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना बेसिक कंस्ट्रक्शन मुझे करना ही पड़ेगा और ये बेसिक कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है ये मुझको लिखना भी पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपी को सिर्फ एक्सटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अपनी इंग्लिश भाषा में एक्सटेंड ओपी सच दैट। आप ओपी को इस तरीके से एक्सटेंड करो कि वो कट करनी चाहिए क्यूआर को, है ना, सच दैट इट विल इंटरसेक्ट। ठीक है, वो क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है। किसको इंटरसेक्ट कर रही है? वो क्यूआर को इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? एट जेड। ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ओपी और आरएस एक दूसरे के पैरेलल है। अब ओपी किधर है? इस पर्टिकुलर चीज को ओपी कहते हैं, ऊपर वाली इस पर्टिकुलर लाइन को आरएस कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसा क्वेश्चन वाला आपको पहले से बोल रहा है। मैंने जब लास्ट क्लास ली थी इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले वीडियो की, उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ये तुम्हें चीख चीख कर बताया है कि अगर आपको कभी भी कहीं पे भी दो लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी दो लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, अगर आप उन लाइंस को और लंबा कर देते हो तो वो पैरेलल नहीं होंगी, ऐसा नहीं होता, वो फिर भी पैरेलल होती है। अगर आपको दो लाइंस पहले से पैरेलल दी हैं और आपने उन लाइंस को और छोटा कर दिया तो वो लाइंस फिर भी पैरेलल होती हैं। ऐसा नहीं है कि उनका पैरेलल नेचर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऐसा नहीं होता। यानी कि अगर ओपी को मैं आरएस के पैरेलल कहती हूँ तो ओजेड भी आरएस के पैरेलल होगी, ठीक है। ये मैं कहना चाह रही हूँ। अगर आपको गिवन में दिया है कि ओपी पैरेलल है किसके? आरएस के। अगर आपको ये डेटा गिवन में दिया है तो आप ओपी के बदले में आप ये लिख सकते हो कि मेरी जो ओजेड है वो भी किसके पैरेलल होगी? आरएस के। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं ये पर्टिकुलर कंसेप्ट लगाऊंगी कि हाँ करके मेरा जो आरएस है वो ओजेड के पैरेलल है, अगर मैं ये कंसेप्ट लगाऊंगी तो डोंट यू थिंक, तुम्हें ऐसा नहीं लगता एक बार के लिए भी कि मैडम ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच में आप इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगा सकते हो, है ना। काय का कंसेप्ट लगा सकते हो? इंटीरियर एंगल का। बराबर आप काय का कंसेप्ट लगा सकते हो? इंटीरियर एंगल का। यानी कि एंगल एस आर जेड और दूसरा एंगल कौन सा आप लोगों का? अच्छा, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, लेट्स से इसको क्यू नाम दे दो। अच्छा, क्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा, क्या नाम दें फिर इसको लेट्स से सी नाम दे दो। ये दोनों एंगल्स पे आप कौन सा कंसेप्ट लगा सकते हो? इंटीरियर एंगल का। लगा सकती हो? बिल्कुल लगा सकते हो, लगा दो फिर, ठीक है। अच्छा, और अगर आपको सी नाम नहीं भी देना है तो इसको नाम दे दो एंगल 1। एंगल 1 और 130 के बीच में आप इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगा दो। और अगर आपका एंगल 1 आपको पता चल गया तो मैडम ये और ये दोनों देखो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आपको एंगल 2 भी पता चल जाएगा। खैर, पहले इतना लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल आर प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसका रीज़न क्या देंगे? इंटीरियर एंगल। एंगल आर आपको पहले से कितना पता है? 130 डिग्री।
एंगल 1 ये वैसे का वैसी इक्वल टू में 180 डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। बट मुझे एंगल 1 निकाल के कोई मेडल नहीं मिलेगा क्योंकि एंगल 1 निकालने को बोला भी नहीं है। हाँ, बट इतना पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि वो एक दूसरे के वर्टिकली हैं। क्या मुझे ये चीज़ एंगल 2 निकाल के भी कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ पूछी जा रही है वो तो बेसिकली ये वाला एंगल पूछ रहा है यार। ये वाला एंगल कैसे निकालूं मैं? ये निकाल के बैठ गए हो 50 डिग्री, इससे हमें क्या फ़ायदा? फ़ायदा है। खैर 130 डिग्री को हमने यूज़ किया और एंगल 2 निकाल लिया। 110 डिग्री को यूज़ करो और कुछ कैलकुलेट करो। तो देखो, अगर मैं 110 डिग्री को यूज़ करूँगी और इस वाले एंगल को अगर मैं अपना एंगल 3 कहूँगी, तो 110 और एंगल 3 ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं। तो आई कैन राइट दैट कि 110 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, रीज़न लीनियर पेयर। सो देयरफॉर यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। बट एंगल 3 निकाल के भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं क्या करूँ इस एंगल 3 का? मुझे तो वो एंगल क्यू ढूंढना था। तो देखो ध्यान से, मैं जिस एरिया को शेड कर रही हूँ, शेडेड एरिया को देखो। ये देखो, क्या आपको ये शेडेड एरिया एक ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, ये शेडेड एरिया एक ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है। तो अगर ये शेडेड एरिया एक ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में क्या हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। आप जब छोटे थे, जब आप क्लास 8 में थे, तब आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना सीखा है। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर आप ऐड कर दें, है ना, किसी भी ट्रायंगल के अगर आप तीनों एंगल्स को ऐड कर दें, कौन कौन से हैं 3 एंगल्स? 2, 3 और Q। ये टोटल 3 एंगल्स हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल Q। तो इनका एडिशन कितना डिग्री होता है? 180। और इसका रीज़न हम लोग क्या देते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका रीज़न हम लोग क्या देते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। और जिसमें से एंगल 2 आपको कितना डिग्री दिया है? अच्छा, एंगल 2 कहाँ से आ गया? अच्छा हाँ, एंगल 2 कितना डिग्री दिया है? 50 डिग्री। एंगल 3 आपको कितना डिग्री दिया है? 70 डिग्री। एंगल Q ये आपको फाइंड करना है। डन। सो देयरफॉर एंगल Q की यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 120। सो ये हमारा एम था फाइंड करना, एंड फाइनली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से लॉजिक्स लगाने पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पैरेलल लाइन का क्वेश्चन है तो सिर्फ अल्टरनेट से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, सिर्फ करस्पॉन्डिंग से होगा या सिर्फ इंटीरियर से होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपका ये जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है, इसमें आपको कभी भी वर्टिकली की हेल्प लेनी पड़ सकती है, कभी भी लीनियर पेयर की हेल्प लेनी पड़ सकती है, कुछ भी आपको लगाना पड़ सकता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स, ये सारे लॉजिक्स भी आप अप्लाई करोगे। जैसे एक सवाल और लेते हैं प्रैक्टिस का। कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर क्या था? 6। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। आपको एक लाइन दी हुई है, बड़ा ही खूबसूरत सा डायग्राम बनाएंगे। ये मान लेते हैं मैंने एक लाइन ली, यहाँ पे पॉइंट ए लिया, यहाँ पे पॉइंट बी लिया, यहाँ पे लेट से मैंने पॉइंट ई ले लिया। इस पॉइंट ई से मैंने ऊपर की तरफ एक एरो बनाई, इस एरो पर मैंने एफ पॉइंट ले लिया। इस पर्टिकुलर ई पॉइंट से मैंने एक और एरो बनाई, इस पर्टिकुलर एरो पर मैंने पॉइंट पी ले लिया, इस पर्टिकुलर एरो पे मैंने पॉइंट डी ले लिया। डी से मैं एक और पैरेलल लाइन खींच रही हूँ और यहाँ पे मैंने पॉइंट सी ले लिया और यहाँ ऊपर की तरफ एक और लाइन खींच दी और यहाँ पे पॉइंट दे दिया इसको Q। अब देखो गिवन डेटा क्या है, ये वाला पर्टिकुलर एंगल जो है, ये वाला पर्टिकुलर एंगल, ये पर्टिकुलर एंगल आपको फाइंड दिया है 34 डिग्री, ये वाला एंगल आपको दिया है 78 डिग्री। अब जो आपको टू फाइंड करना है, अच्छा और भी मतलब गिवन इन्फॉर्मेशन है। पहले तो ये बोला है कि जो नीचे की इतनी बड़ी सी लाइन है ए बी, ये बड़ी सी लाइन ए बी और ये छोटी सी लाइन सी डी आपस में पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। क्वेश्चन वाला ये भी तक कह रहा है
कि ये वाली जो लाइन है ई एफ, ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन आपको जो दिख रही है ई एफ, और ये जो लाइन दिख रही है आपको डी क्यू, ये दोनों भी पैरेलल है। भले ही तुम्हें अपनी आंखों से मे बी ये पैरेलल ना दिखे, बट रियलिटी में ये दोनों भी पैरेलल है। हमारी अभी तक आंखों का विजन कैसा रहा है कि हमें हमेशा सीधी चीज़ें जो दी रहती हैं हम उनको ही पैरेलल मानते हैं, बट क्यों, ऐसी चीज़ें भी तो पैरेलल हो सकती है ना, तो वो दिया है। खैर, इस क्वेश्चन में टू फाइंड करने को क्या कहा है, एंगल पी डी क्यू ये फाइंड करना है, एंगल ए ई डी ये फाइंड करना है, एंगल डी ई एफ ये फाइंड करना है। दिस इज योर टू फाइंड। ठीक है, हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको कुछ कंसेप्ट्स लगाने पड़ जाएं, किस पर्टिकुलर चीज़ के, अल्टरनेट के, करस्पॉन्डिंग के, वगैरह वगैरह। ये क्वेश्चन आपको बनाना है। मैं पूरी स्टेप सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है, ये स्टेप्स आप सॉल्व करेंगे, हाँ, बट मैं लॉजिक्स दे देती हूँ कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी तक हमारी इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है कि आप स्टेप्स किस तरीके से लिखनी है ये आपको पता है ना। तो इस क्वेश्चन का सीखो कि आप इसे कर कैसे सकते हो। तो देखो, नीचे वाली ग्रीन लाइन ए बी और जो ऊपर की लाइन सी डी है, ये एक दूसरे के आपको पैरेलल दी हुई है। अगर मैं उस पी ई को ट्रांसवर्सल लूँ, मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन को ट्रांसवर्सल ले लूँ पी ई को, तुम्हें ये लगता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, बराबर, ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, बिल्कुल मैडम ये करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। सो अगर ये वाला एंगल 34 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 34। ठीक है, ये एंगल भी कितने का होगा, 34। तो मुझको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोला था, ए ई डी, ये पॉइंट ए यहाँ से लेकर ई और टर्न ले लो तो ले लो डी। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि ए ई डी कितने डिग्री का है, 34 डिग्री का है। अच्छा, अब मुझे वो दोनों ब्लू लाइंस वो भी पैरेलल दी हुई हैं। अगर ये एंगल मुझको 78 डिग्री का दिया है तो तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला एंगल भी 78 डिग्री का होगा? क्यों, एक मिनट सॉरी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप लिख सकते हो, हाँ लिख तो सकता हूँ मैं। ठीक है, ये एंगल भी कितने का होगा, 78 डिग्री का होगा। खैर, ये मुझको 78 डिग्री का पता चल गया। कौन, क्यू डी ई, क्यू डी ई मुझे पता चल गया कितने डिग्री का है, 78। बट क्यू डी ई तो पूछा ही नहीं था, बराबर, क्यू डी ई तो पूछा ही नहीं था। क्या मतलब है फिर उसका करके, सही बात है, कोई मतलब नहीं है फिर उसको लिखकर, है ना, उसको लिखकर कोई मतलब नहीं है कि अच्छा ये 78 डिग्री का है, उसको लिखकर कोई मतलब नहीं है, भूल जाओ फिर। तो उसको ढूंढ भी लिया तो कोई काम का है क्या वो हमारे, कोई काम का नहीं है, फालतू एंगल है वो हमारे लिए। अच्छा जाने दो, छोड़ो। फिर अभी और क्या ढूंढना है, डी ई एफ भी ढूंढना है। डी कहाँ है, ये रहा, ई कहाँ है, ये रहा, एफ कहाँ है, ये रहा। तो इनडायरेक्टली ये एंगल कितने डिग्री का है आपको ये भी ढूंढना है। अरे वाह, ये तो बड़े आसानी से मिल जाएगा। कैसे, अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो इन तीनों का एडिशन कितना डिग्री होगा, 180, जिसमें से आपको एक पता है 34, एक नहीं पता, और तीसरा पता है 78। ऐड करके 180 से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला एंगल आपके पास कितना डिग्री का आ जाएगा, 68। अरे वाह, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। एक एंगल अभी भी स्टिल बाकी है, कौन सा बताओ? वो एंगल है आप लोगों में वो पी डी क्यू, उसको कैसे फाइंड करें? तो देखो, इस क्वेश्चन में होने वाली सबसे बड़ी मिस्टेक, आपने इस 78 को और इस 78 को करस्पॉन्डिंग ले लिया। जो स्टूडेंट इस 78 को करस्पॉन्डिंग लेगा ना, वो यहाँ पे तुरंत लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा के बाजू वाला एंगल माइनस करके निकाल लेगा। मत करना, ये दोनों करस्पॉन्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है मैडम करस्पॉन्डिंग? आप ही ने तो कहा था कि करस्पॉन्डिंग है, फिर अभी क्यों आप कह रहे हो? आप लाइंस को देखो, अगर मैं डी क्यू को अपनी पहली लाइन लूँ और अगर मैं ई एफ को अपनी एक दूसरी लाइन लूँ और अगर मैं डी ई को अपना एक ट्रांसवर्सल लूँ, तो ये वाले एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? ये होगा, ये सिर्फ इतनू सा नहीं,
इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ तो ये होगा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल, सिर्फ उतनू सा नहीं। अच्छा, मतलब क्योंकि लाइन से, पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल तक का डिस्टेंस देखा जाता है, तो ये रही पैरेलल लाइन और ये रहा ट्रांसवर्सल, ये होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। और हमको जो दिया है 78 डिग्री, वो तो सिर्फ इतना सा दिया है, तो यानी कि ये वाला 78 और ये ऊपर वाला जो मैंने मार्क किया था 78, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग नहीं है। लॉजिक समझ रहे हो? सिर्फ देखकर किसी भी चीज़ को करस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट मत बोला करो, देखा करो क्या वो एंगल जो आपको दिया है वो उस लाइन से उस ट्रांसवर्सल तक का है क्या। अगर वो उस लाइन से उस ट्रांसवर्सल तक का है तो करस्पॉन्डिंग, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अच्छा खैर, अभी ये वाला एंगल आपको कितना दिया है? मैडम दिया नहीं था, हमने अपनी मेहनत से निकाला है 68 डिग्री। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी मेहनत। अच्छा, क्या ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को मैं करस्पॉन्डिंग कह सकती हूँ? यानी कि ये वाला 68 और ये ऊपर का इतना एंगल, क्या इसको मैं करस्पॉन्डिंग कह सकती हूँ? हाँ, इसे कह सकती हूँ। क्यों कह सकती हूँ? क्योंकि ये रही पैरेलल लाइन और ये रही ट्रांसवर्सल, तो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल तक का डिस्टेंस, ये रही पैरेलल लाइन, ये रही ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल तक का डिस्टेंस, तो इन दोनों को आप कह सकते हो। इसीलिए ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का आएगा? 68। मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। बाद में भेजा फ्राई करना, उसको प्रॉपर तरीके से स्टेप्स में लिखना, ये आपका काम है। डन, ये आपका काम। और एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रही हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर पेपर में कोई भी अननोन सवाल आपके सामने आता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में दिमाग चलाना ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। वहाँ कोई टीचर या कोई बुक आपके या गूगल आपके साथ आके नहीं बैठेगा ना, तो अगर अभी दिमाग नहीं चलाओगे तो वहाँ भी नहीं चलेगा। इसीलिए अभी मैं ये क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दे रही हूँ। ये पर्टिकुलर डायग्राम आपको दिया हुआ है इस तरीके का, बड़ा ही खूबसूरत सा। ठीक है, बनेगा सवाल, लॉजिक्स के साथ फिट रहना, बनते सवाल। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ई नाम दे दिया है। आपको गिवन डेटा में ये दिया हुआ है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। गिवन डेटा में आपको एंगल बी ए सी, ये वाली जो वैल्यू है ये दी हुई है 30 डिग्री। एक मिनट, मैंने कुछ गलत डेटा लिख दिया शायद, रुको मिनट को। पहली बात, ए बी सी डी के पैरेलल है, ये तो दिया हुआ है। एंगल एफ आपको कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल ई सी डी, ये बेसिकली आपको फाइंड करना है। हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में माइट भी कुछ कंस्ट्रक्शंस करने की आपको नीड पड़ जाए, माइट भी, ठीक है, माइट भी आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस करने की यहाँ पे नीड पड़ जाए। तो अगर नीड पड़ती है तो कहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये वाला सवाल अपने आप से पूछना, कंस्ट्रक्शन करके देखना कि कहाँ कंस्ट्रक्शन करने से मेरा आंसर आ रहा है, कहाँ कंस्ट्रक्शन करने से नहीं आ रहा है। ठीक है, उसमें रोना चीखना शुरू मत कर देना, नहीं बन रहा, 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 ऐसा मत करना। ट्राई इट, इफ़ यू विल ट्राई देन डेफिनेटली आपसे चीज़ें बनेंगी। इफ़ यू वोंट ट्राई देन आपसे नहीं बनेंगी। और चेकिंग तो करवाओगी, तो जहाँ जहाँ जो जो गलत हो रहा होगा अपन उस पॉइंट पे बातचीत भी कर लेंगे कि अच्छा देखो यहाँ तुम्हारा गलत हो रहा है, देखो ये चीज़ ठीक करो, है ना। एक और होमवर्क क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन इन द सेंस ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी, और उसके बाद अगले दिन जब नेक्स्ट डे क्लास स्टार्ट होगी तो नेक्स्ट डे आपको ये सारे क्वेश्चंस मुझको चेक करवाने होंगे। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा और लंबा ले चलते हैं। यहाँ पे ये ले लेते हैं पॉइंट डी, यहाँ पे ले लेते हैं एरो, इसको दे देते हैं पॉइंट ई। ठीक है, ये वाला एंगल कितना 145 डिग्री का और ये वाला एंगल कितना 75 डिग्री का। क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ए बी डी ई के पैरेलल है, बाकी एंगल वगैरह के बारे में तो आपको गिवन है ही, और बी सी डी ये एंगल आपको फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं ये मैंने सिखाया भी है वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10, ये बड़ा ही प्यारा सवाल है। ये देखो, यहाँ से, अरे यहाँ से हमने एक लंबी सी रे बना दी। ठीक है, इसको यहाँ पे नाम दे दिया जी, यहाँ पे इसको नाम दे दिया एफ। अच्छा ये एफ है, यहाँ से नीचे में लेकर आ गए, दिस इज पॉइंट ई, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने डी, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने यहाँ तक आके सी। सी के बाद हम थोड़ा सा ऊपर चढ़े, हिल क्लाइंबिंग, यहाँ पर बी पॉइंट पे पहुँचे, बी से फिर एक स्ट्रेट हाईवे में गए तो ये आ गया।
ठीक है, ये पर्टिकुलर आ गया पॉइंट ए। ये जिग जैग लाइन आपको दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब एंगल्स के बारे में भी थोड़ा सुन लीजिए। ये वाला जो एंगल है, ये पर्टिकुलर, ये एंगल 5 कहलाएगा, ये पर्टिकुलर एंगल 4 कहलाएगा, ये पर्टिकुलर चीज़ एंगल 3 कहलाएगी, ये पर्टिकुलर चीज़ एंगल 2 कहलाएगी, ये पर्टिकुलर चीज़ एंगल 1 कहलाएगी। जिसमें से एंगल 2 55 डिग्री आपको गिवन है, एंगल 4 60 डिग्री आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि ए बी डी ई के पैरेलल है, ठीक है। डी ई जो है वो आप लोगों के एफ जी उसके पैरेलल है, और जो सी डी है वो बेसिकली किसके पैरेलल है, ई एफ के। अब जो 3 एंगल्स बच गए, ठीक है, 3 एंगल्स बच गए, वो तीनों एंगल्स आपको क्या करने हैं, फाइंड करनी है। ऐसे में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दे सकती हूँ, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। बट पहले आप इतना तो करो, है ना। 1-2 क्वेश्चंस और ले लो होमवर्क में, बाकी तो फिर मैं जब क्लास में तुम लोगों को शीट दूंगी तब आप और चेकिंग करा लेना, ठीक है। खैर, फिलहाल मुझे इस पर्टिकुलर डायग्राम की नीड पड़ेगी। बार बार एक ही एक डायग्राम कौन बनाए यार, कॉपी, ठीक है। लो पेस्ट, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं डायग्राम में। ये तो पहले हटा दो, ये हटा दो, ये कहीं और से उड़ते हुए आ गए हैं। खैर, ये जो 145 डिग्री है, इस बार ये आपको ढूंढना है, ये इस बार आपका एक्स है। और हर बार अपन को ये बीच वाला एंगल ढूंढना रहता था, इस बार ये बीच वाला एंगल आपको दिया है, बोलो कितना, 55। और ये इस बार जो 75 था पिछले क्वेश्चन में, इसको कर लो 115, ठीक है। एक्स ढूंढने का है, और गिवन तो खैर ये दिया ही हुआ है कि ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये जो बाजू में आपको 145 दिया है, इस 145 को आप 130 कर लीजिए। ये जो 75 है इसको हटाकर आप 110 कर लीजिए, ठीक है। और आपको ये वाला एंगल आपका इस बार 2 फाइंड है। डन। गिवन डेटा की अगर बात कर लें तो इस बार अगेन वही कहानी आपको दी हुई है, ए बी पैरेलल टू, बोलो कितना, डी ई। ये भी आपका होमवर्क है। अगेन क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ये एक लाइन मैंने खींच दी, इसको दे दिया ए नाम, इसको दे दिया बी नाम। नीचे मैंने एक और लाइन खींच दी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। इन दोनों के मुंह को ऐसे पकड़ के बंद कर दिया, ठीक है। क्यू, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट आर। ये एंगल आपको दिया है 150 डिग्री का, ये एंगल आपको दिया है 35 डिग्री का, ठीक है। और आपको ढूंढना क्या है, आपको इस बार एंगल क्यू पी आर भी ढूंढना है, और आपको इस क्यू पी आर का जो रिफ्लेक्स एंगल है आपको वो भी ढूंढना है। और गिवन डेटा में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो ये तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं। वैसे तो मैं और क्वेश्चन दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, बट इतने आपको अटेम्प्ट करके रखने हैं। और देखो कि आज की क्लास में जो तुमने सीखा है उससे तुम ये सवाल बना पा रहे हो कि तुम नहीं बना पा रहे हो। वैसे तो बनना ही चाहिए, बट स्टिल, ठीक है। ओके, फिलहाल इस आज की क्लास को ओवर करते हैं। अब हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, जो भी हम लोगों की नेक्स्ट क्लास होने वाली है, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लेंगे। कोई टॉपिक तो है नहीं यार, देखो जो टॉपिक है वो क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होता है, अल्टरनेट क्या होता है, वो तो आपको पता है। बात अब ऐसी है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन से टॉपिक को समझना है और उसकी प्रैक्टिस तुमसे निकलवानी है। तो अभी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे, बट उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की एक खास बात होगी। अभी जितने भी मैं क्वेश्चंस दे रही थी, ये सारे क्वेश्चंस कैसे थे, आप लोगों को लाइंस पहले से पैरेलल दी हुई होती थी और आप उसके बाद टू फाइंड करते थे, ये वाला एंगल, वो वाला एंगल, फलाना एंगल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही काम करते थे ना आप। इस बार उल्टा होगा, इस बार एंगल्स की आपको वैल्यू दी हुई होंगी और उसकी मदद से आपको लाइंस पैरेलल है ये चीज़ प्रूफ करनी होगी, ठीक है। तो खैर नेक्स्ट क्लास की बात है। फिलहाल तो इन क्वेश्चंस को करना है, 2-3 दिन तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में निकल जाएगा, फिर वो नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है।
तभी है 1 वीक अप्रॉक्स लगेगा इस चैप्टर को हमें फिनिश करने में। अगर फिनिश ऐसे करना हो कि मैडम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, तो वो भैया एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मैं पहली एक्सरसाइज के दे भी चुकी हूँ। जो प्रीवियस वीडियो हुआ था प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, उसमें एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चले गए हैं और थर्ड एक्सरसाइज के आने वाली एक्सरसाइज में चलाएंगे। तो अगर एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो कि चैप्टर खत्म होना मीन्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस खत्म होना, तो उनको खत्म करने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए, ये जो यूजुअली होता है। बट हमको टॉपिक को समझना है कि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप बनाने सको। ठीक है, चलो फिलहाल इस चीज़ को यहाँ